तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं अपना वेलोसिटी टाइम ग्राफ लेक्चर का, यानी लेक्चर 5 का पार्ट 2। इसमें आज हम लोग कवर करेंगे, जैसे मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में, रॉकेट एंड बलून स्टोन प्रॉब्लम। अब ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, नीट के लिए भी और एम्स के लिए भी। इनको अगर आप ग्राफ से कवर करना सीख गए तो स्पीड आपकी बहुत बढ़िया हो जाएगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो रॉकेट और बलून स्टोन प्रॉब्लम में पहले हम रॉकेट के कंसेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं और फिर हम लोग बलून स्टोन के। इसके लिए साथ साथ में रॉकेट उड़ाते भी जाएंगे और उसका ग्राफ भी बनाते जाएंगे। अब जैसे मान लो कोई रॉकेट ग्राउंड से टेक ऑफ किया, तो ग्राउंड से टेक ऑफ करते वक्त उसका इनिशियल वेलोसिटी 0 है। अब इसके फ्यूल के कारण इसके पास एक्सेलरेशन आया। इस एक्सेलरेशन के कारण जैसे जैसे ये रॉकेट ऊपर बढ़ता चला जा रहा है, ये वेलोसिटी गेन करता चला जा रहा है। तो कुछ टाइम बाद रॉकेट ने v0 की वेलोसिटी गेन कर ली और ये टाइम हम ले लेते हैं सपोज करो t0। तो पहले हम इतना ग्राफ बना देते हैं। तो मोशन 0 से स्टार्ट हुआ है, एक्सेलरेट किया है और v0 की वेलोसिटी तक गया है। तो साथ के साथ मैं इसमें कलर चेंज करके ग्राफ भी बनाते जा रहा हूँ। तो ये रहा रॉकेट का वेलोसिटी टाइम ग्राफ, जो आप लास्ट लेक्चर में भी सीख रखे थे। रॉकेट ने इनिशियली रेस्ट से स्टार्ट किया, तो इस जगह से स्टार्ट किया, एक्सेलरेट किया और ये प्रोसेस उसका कंटिन्यूड रहा टिल टाइम t0। एक्सेलरेशन a0 है और वेलोसिटी जो उसने गेन करी वो v0 है। अब जैसा आप देख रहे हो हमारे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल सा बन गया। इस राइट एंगल ट्रायंगल में हम अपनी वही आइडेंटिटी लगा के tan थीटा की कोई भी दो बात बताओगी तो तीसरी चीज पता कर लेंगे। ओके, अब क्या होता है? अब ये कहता है कि t0 टाइम बाद, यानी इस जगह जाकर के इस पर्टिकुलर टाइम पर रॉकेट का फ्यूल एग्जॉस्ट हो गया, मतलब पेट्रोल खत्म हो गया। अब क्या होगा? तो कई बच्चे यही कंफ्यूजन में आ जाते हैं, वो धड़ाम से रॉकेट को नीचे गिरा देते हैं। नहीं, रॉकेट तब तक ऊपर जाएगा जब तक उसके पास वेलोसिटी है, यानी अभी भी रॉकेट का मोशन ऊपर ही रहेगा। बट अब क्या होगा? जैसे जैसे रॉकेट ऊपर जाएगा इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी, बिकम्स लेस देन v0। क्यों? क्योंकि इसके पास फ्यूल नहीं है जो इसको एक्सेलरेट कराए। तो अब यहां ऑनवर्ड इसका मोशन फ्रीली अंडर ग्रेविटी होना शुरू हो गया और इस जगह पर ग्रेविटी ने रॉकेट को, अब देखते हैं एक्सेलरेट कराया या रिटार्ड कराया। ग्रेविटी कहां की तरफ लगता है? नीचे। यानी अब ए की जगह आ गया जी, और ये जी क्या कर रहा है? रॉकेट को ऊपर जाते हुए रॉकेट को रिटार्ड करा रहा है। मतलब जहां रॉकेट का फ्यूल खत्म होता है उसके बाद रॉकेट रिटार्ड करता हुआ जाता है और रॉकेट पहुंचता है अपनी मैक्सिमम हाइट पर। ये रॉकेट की मैक्सिमम हाइट है, जहां पर जाकर के रॉकेट की वेलोसिटी 0 हो जाती है। सही ना? तो अच्छी तरह स्कैन कर लो। तो फ्यूल के कारण पहले वो एक्सेलरेट करता है, उसके बाद ग्रेविटी के कारण वो रिटार्ड करता है, पर तब तक वो कंटिन्यूअसली ऊपर ही जाता रहता है और ये रॉकेट की मैक्सिमम हाइट रहती है। पहले हम इतना ग्राफ बनाए। तो अब ऑनवर्ड जर्नी को इस जगह के बाद वेलोसिटी बढ़ नहीं सकती क्योंकि रिटार्डेशन आ चुका है ग्रेविटी की वजह से, तो वेलोसिटी कम होना स्टार्ट होती है। और ये जो पार्ट ऑफ जर्नी है, चलो मैं इंडिकेट करूं उसको, जैसे ए से बी में और फिर बी से सी में क्या हो रहा है, ये भी हम साथ के साथ यहां पर लिखते जाते हैं। तो ए से बी में फ्यूल की वजह से एक्सेलरेशन है और रॉकेट की जर्नी अपवर्ड डायरेक्शन में। बी से सी में ग्रेविटी के कारण रिटार्डेशन है, इसमें भी जर्नी ऊपर की तरफ ही है। अब पहुंचे सी पॉइंट पर, तो एट सी रॉकेट का वेलोसिटी 0 हो गया। तो ये जो जगह मैं भी ग्राफ में इंडिकेट कर दूंगा, रॉकेट का वेलोसिटी 0 हो गया और रॉकेट अपनी मैक्सिमम हाइट पर पहुंच गया। तो सी वाला पॉइंट हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इस जगह पर जाकर के वेलोसिटी रॉकेट का 0 हो गया एंड दिस थिंग बिकम्स मैक्सिमम हाइट ऑफ रॉकेट। अब ये मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए हमें ए बी सी का एरिया निकालना पड़ेगा, यानी एरिया ऑफ ए बी सी, ये हमें मैक्सिमम हाइट दे देगा। पर एरिया तो तब निकालोगे ना जब पूरा ट्रायंगल सॉल्व हो। तो अब स्ट्रेटजी बनाओ। तो अगर a0 दिया t0 दिया तो v0 पता करोगे। यहां पर एक्सेलरेशन नहीं है, रिटार्डेशन है और इस रिटार्डेशन का वैल्यू g के बराबर है। ये पता है तो अब हम t2 पता कर लेंगे। देन फिर हमें ट्रायंगल का बेस और हाइट पता चल जाएगा, हम उसका एरिया निकाल लेंगे। अभी काम खत्म नहीं हुआ। ये हमने डिस्कस किया कौन सा पार्ट ऑफ जर्नी, अपवर्ड पार्ट ऑफ जर्नी। अब नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब हम आते हैं रॉकेट के डाउनवर्ड पार्ट ऑफ जर्नी पर। देखते हैं इसमें क्या होता है। तो रॉकेट का डाउनवर्ड जर्नी जब आप इंडिकेट करोगे तो इस जगह पहुंचने के बाद जहां वेलोसिटी उसकी 0 हो गई, दैट मींस मैक्सिमम हाइट, अब ये रॉकेट
नीचे की तरफ यूं करके फॉल करना स्टार्ट करेगा, ठीक है ना, और रॉकेट फॉल्स डाउन। जब रॉकेट नीचे की तरफ आएगा तो अब उसको ग्रेविटी एक्सेलरेट कराएगा और फाइनली वो ग्राउंड से जाकर के टकराएगा विद सम वेलोसिटी। तो डाउनवर्ड पार्ट ऑफ जर्नी, सी तक तो हम पहुंच चुके थे, इसका नाम डी कर देते हैं। तो सी से डी इसका डाउनवर्ड मोशन दिखा रहा है, या बोलूं डाउनवर्ड एक्सेलरेटेड मोशन दिखा रहा है ड्यू टू ग्रेविटी। डी पॉइंट वो पॉइंट है वेयर इट स्ट्राइक्स ग्राउंड। तो डी पॉइंट पर रॉकेट ग्राउंड को स्ट्राइक कर रहा है। तो अब हमें आगे बढ़ना है। तो अब एक बार वापस से हम पूरा का पूरा ग्राफ लेते हैं, तो आई थिंक अब आप ज्यादा अच्छे से समझ जाओगे। तो ये हमारे पास वीटी ग्राफ रहा। अपवर्ड पार्ट ऑफ जर्नी एक्सेलरेशन को मैं यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। तो ये हो गया अपवर्ड पार्ट ऑफ जर्नी एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन फ्यूल की वजह से फॉर सम टाइम टी नॉट, रॉकेट ने वेलोसिटी गेन करी वी नॉट। ये हमें देखना पड़ेगा कि इस ट्रायंगल में क्वेश्चन में क्या गिवन है। देन ये हो गया ए से बी। उसके बाद डाउनवर्ड पार्ट नहीं है, उसके बाद अभी भी अपवर्ड है बट रिटार्डेशन है। तो बी से सी में रिटार्डेशन है ग्रेविटी की वजह से, और तब तक रिटार्डेशन है जब तक मैक्सिमम हाइट पर नहीं पहुंच जाता। अब हमें इसमें T2 का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा, वही अपनी आइडेंटिटीज लगा करके। अब क्या हो रहा है, ये वो जगह है जहां रॉकेट का वेलोसिटी 0 हुआ। अब रॉकेट नीचे की तरफ फॉल कर रहा है, यानी रॉकेट की वेलोसिटी का साइन नेगेटिव डायरेक्शन की तरफ आ गया, ऊपर पॉजिटिव नीचे नेगेटिव। तो यही रेड कलर की लाइन टू बी कंटिन्यूड इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये वो जगह है जहां रॉकेट ने मैक्सिमम हाइट पहुंचा और डायरेक्शन चेंज करके नीचे की तरफ आया। अब वो नीचे आता जा रहा है टिल वो ग्राउंड से टकरा जाए। तो ये डी पॉइंट इंडिकेट कर रहा है जहां रॉकेट ग्राउंड से टकराया, और इस पार्ट का टाइम T3 है। तो ये T3 कहां से कहां तक का टाइम है, तो ये T3 मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड को टकराने का टाइम है। ये वो जगह है जहां रॉकेट ग्राउंड पर टकराया। तो T3 टाइम में रॉकेट मैक्सिमम हाइट से ग्राउंड पर टकरा रहा है। T2 प्लस T3 टाइम, T2 वो टाइम जो की स्टार्टिंग है जहां पर पेट्रोल खत्म हुआ, फ्यूल खत्म होने के बाद ग्राउंड टकराना, ये शुरू से वापस ग्राउंड पर आना। तो ये हमारा ओवरऑल पार्ट रहा पूरे रॉकेट का। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसके लिए हमें एक प्रॉब्लम की जरूरत है। तो पहले मैं आपको मेरी तरफ से प्रॉब्लम करा रहा हूँ, फिर मैं आए हुए प्रॉब्लम आपको कराता हूँ। तो देखना, मेरा प्रॉब्लम ये है, अच्छा सेम कंसेप्ट हमारा बलून स्टोन के अंदर है, तो वो मैं अभी थोड़ी देर में आपको बता दूंगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है, रॉकेट स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट with acceleration with acceleration 20 meter per second square. After 10 seconds, its fuel gets exhausted. तो अब इतने तक तो आपने सोच लिया कि यार ये तो वही है सीन जहां तक रॉकेट का पेट्रोल चला। देन अब यहां से आपको क्वेश्चन संभालना पड़ेगा। देन इट मूव्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी and finally falls on ground. Find out. अब देखो बहुत सारे क्वेश्चन है इसके अंदर। मेरा पहला क्वेश्चन तो हमेशा रहेगा मैक्सिमम हाइट बताओ, एज वेल एज मेरा दूसरा क्वेश्चन ये रहेगा मैक्सिमम वेलोसिटी बताओ। तीसरा क्वेश्चन इसमें मेरा ये रहेगा टोटल टाइम, आफ्टर विच इट फॉल्स ऑन ग्राउंड। अब मेरा चौथा क्वेश्चन ये रहेगा इसके अंदर, ये तो अब आपको सर अब क्या बचा, ग्राउंड पे तो गिरा दिया आपने, नहीं अभी चौथा क्वेश्चन मेरा ये रहेगा एवरेज वेलोसिटी बताओ। अगर मैं ऊपर के 4 ना पूछूं ना, 3 ना पूछूं, ये पूछूं सफिशिएंट है, तो एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। मेरा 5वां क्वेश्चन रहेगा एवरेज स्पीड बताओ। तो ये हमारे ओवरऑल रॉकेट के अंदर 5 तरीके के प्रॉब्लम रहते हैं, जिसमें स्पेशली 4 और 5 आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब क्या करेंगे, अब देखो जो बच्चा इसे काइनेमेटिक्स है, मैंने इसलिए तो आपको इक्वेशन नहीं पढ़ाई अभी तक, तो अब इसके बाद इक्वेशन फिर उसके शॉर्टकट्स हम देखेंगे। तो जो इसको अपना काइनेमेटिक्स से करने की कोशिश करेगा उसका टाइम बहुत ज्यादा कंज्यूम हो जाता है, वो उतनी कर पाए ना कर पाए। आगे जब हम काइनेमेटिक्स लगाएंगे तो मैं दिखाऊंगा कैसे 1-1.5 पन्ने 2 पन्ने तक का इसका सोल्यूशन निकलता है। अब ग्राफ से एक तो जगह नहीं लगी और फटाफट से आप और कोई खास कैलकुलेशन नहीं, तो आपने ग्राफ के अंदर अब इसको खत्म कर लेना है। पहले तो हम पूरा ग्राफ ओवरऑल स्केच मार देते हैं एक ही बार में,
तो ये इस तरीके से ग्राफ हो गया। तो ये जब भी रॉकेट का ग्राफ बनाओ सीधे उठा करके ट्रायंगल खींच दो, तो ए बी सी डी। अब इसमें पार्ट ऑफ जर्नी को ब्रेक करना शुरू कर देते हैं। तो पढ़ते जाओ। रॉकेट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, ठीक है भाई, रेस्ट से स्टार्ट किया, एंड एक्सेलरेट विद एक्सेलरेशन ऑफ 20। तो यहाँ का एक्सेलरेशन हमारे पास 20 अवेलेबल है। ओके, आफ्टर 10 सेकंड, यानी 10 सेकंड में उसका पेट्रोल खत्म हो गया। ठीक, तो यहाँ से हमें क्या निकाल लेना चाहिए, वी नॉट। तो इसके लिए अब हम आइडेंटिटी लगा देते हैं। तो tan थीटा यानी ए नॉट इज इक्वल्स टू वी नॉट बाई टी नॉट। यहाँ से मेरे पास वी नॉट का वैल्यू आ गया और ए नॉट इंटू टी नॉट यानी 200। तो रॉकेट की मैक्सिमम वेलोसिटी हो गई हमारे पास, ये मैं यही इंडिकेट कर दे रहा हूँ। तो रॉकेट की मैक्सिमम वेलोसिटी हमारे पास हो गई कितनी, 200 मीटर पर सेकंड। तो नाउ वी हैव ऑब्टेन्ड वी नॉट विच इज इक्वल्स टू 200। ओके, अब आता है बी से सी का पार्ट। अब यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन्ड है एंड फ्यूल गेट एग्जॉस्टेड देन इट मूव्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी। मतलब अब ग्रेविटी पहले तो उसको रिटार्ड कराएगा। तो यहाँ पर ए का वैल्यू जी के बराबर है, जी यानी 10 हो गया। तो अब हमारा दूसरा ड्यूटी का पार्ट आ गया, वी हैव टू कैलकुलेट दिस T2। तो अब हम सेकंड ट्रायंगल के अंदर जाकर के इस T2 को कैलकुलेट करते हैं। ये हमने फर्स्ट पार्ट ऑफ ट्रायंगल सॉल्व किया। अब सेकंड पार्ट के अंदर अगर आप T2 को सॉल्व करो तो अगेन लगाओगे आप tan थीटा, पर अब tan थीटा 2 की वैल्यू हमारी जी के बराबर हो जाएगी और ये हो जाएगा वी नॉट बाई T2। यहाँ से मेरे पास T2 का वैल्यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो tan थीटा जी के बराबर हो जाएगा, वो हो जाएगा वी नॉट बाई T2। सब्स्टिट्यूट करते हैं, वी नॉट की जगह आ गया 200 और जी की जगह आ गया 10 यानी 20 सेकंड। तो 20 सेकंड तक क्या हुआ, रॉकेट अभी भी ऊपर गया, फ्यूल खत्म होने के बाद भी ऊपर गया। तो नाउ वी हैव ऑब्टेन्ड T2। अब हमें चलना चाहिए अगले पार्ट की तरफ। तो हम क्या क्या निकाल चुके, अभी तक हमने मैक्सिमम वेलोसिटी निकाला, ये भी हमारे पास आया नहीं। अब हम काम शुरू करते हैं मैक्सिमम हाइट पर। तो थर्ड स्टेप है, अब हम मैक्सिमम हाइट निकालते हैं। रीजन कि हमारे पास ये पूरा ट्रायंगल सॉल्व होकर के आ गया है। तो मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए अब ट्रायंगल का एरिया, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ये हमें रिप्रेजेंट करके देगा मैक्सिमम हाइट। एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब बेस चेक करो, T2 का वैल्यू हमारे पास है 20 सेकंड, तो 20 और 10 दैट मीन्स ये हो गया 30 इंटू हाइट। हाइट हो गई हमारी वी नॉट के बराबर यानी 200। तो यहाँ से मेरे पास मैक्सिमम हाइट की वैल्यू आई 3000 मीटर। तो अच्छी तरीके से चेक कर लो, 3000 मीटर रॉकेट की मैक्सिमम हाइट हो गई। मोर देन मतलब 10 प्रॉब्लम या 15 प्रॉब्लम जो भी रॉकेट के आप करोगे उसके अंदर ज़्यादातर आपसे मैक्सिमम हाइट पूछी जाएगी। तो वो निकालने के लिए आपको ऊपर वाले ट्रायंगल का एरिया निकालना है, अच्छी तरह दिमाग में सेट कर लो। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब रॉकेट का डाउनवर्ड पार्ट ऑफ जर्नी, अब ये पार्ट सबसे टिपिकल पार्ट होता है। अब इसको संभाल के करना है। अब देखो क्यों टिपिकल है। तो सी से डी में रॉकेट नीचे आ रहा है, ठीक है ना। नाउ वी हैव टू सॉल्व दिस पार्ट। इस पार्ट की डिमेरिट ये है, ना तो हमें V3 पता ना हमें T3 पता, ठीक है ना। इस ट्रायंगल में ये दोनों नहीं पता, बस पता है तो ये स्लोप, यही स्लोप जो पहले रिटार्डेशन था अब डाउनवर्ड में एक्सेलरेशन बन गया। मतलब इधर भी ए जी के बराबर है और 10 है उसका वैल्यू। बट चलो मैं इसको अलग कलर से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो आपको देखने में आसानी रहेगी, याद भी आप आराम से रख पाओगे। तो डाउनवर्ड पार्ट ऑफ जर्नी को मैं ग्रीन कलर से इंडिकेट कर दे रहा हूँ। इस जी के बराबर है एज वेल एज जी का वैल्यू 10। तो हम सिर्फ और सिर्फ इधर का थीटा जानते हैं, दैट्स इट, और कुछ नहीं जानते। अब जरा सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, उसके लिए मैं पीछे ले चल रहा हूँ। रॉकेट सी से डी में नीचे आ रहा है। रॉकेट ए से लेकर के, ये ए पॉइंट था, ये बी पॉइंट था और ये सी पॉइंट था। ए से सी में कंटिन्यूसली ऊपर ही जा रहा है। तो भाई जितना ऊपर गया होगा उतना ही तो रॉकेट नीचे आया होगा, है ना। तो इसलिए रॉकेट का डिस्प्लेसमेंट तो जीरो होगा। मतलब जितना ये एरिया होगा, ये एरिया क्या इंडिकेट किया था, मैक्सिमम हाइट, उतना ही ये एरिया होगा। मतलब जब रॉकेट फाइनली ग्राउंड पर गिरा होगा तो जितनी हाइट गई होगी उतनी ही वापस डेप्थ आई होगी। मतलब पॉजिटिव एरिया और नेगेटिव एरिया बराबर होंगे। तो अब आपको रॉकेट का मेन थर्ड पार्ट का कंसेप्ट आ गया होगा कि जो ग्रीन कलर का पोर्शन है इस दौरान जो उसने हाइट कवर करी और ये जो ब्लू कलर का पोर्शन है इस दौरान जो उसने हाइट कवर करी वो तो सेम ही है, ठीक है ना, क्योंकि जितना ऊपर जाएगा उतना नीचे आएगा। तो अब हमारा कंसेप्ट फिर नेक्स्ट पेज पर ले चल रहा हूँ कि अब थर्ड ट्रायंगल के लिए आप क्या कंसेप्ट लगाओगे। तो थर्ड ट्रायंगल के लिए अब हमारे पास कंसेप्ट ये रहा कि पॉजिटिव एरिया इज इक्वल्स टू नेगेटिव एरिया। और ये इसलिए है क्योंकि रॉकेट का टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया हमारा, 0। अब पॉजिटिव एरिया हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया था, कितना था 3000। नेगेटिव एरिया हम देख लेते हैं कितना है। तो नेगेटिव एरिया का वैल्यू हमारे पास है, चेक करो, हाफ इंटू T3 इंटू V3। तो इसको मैं आगे पेज पे लिख दे रहा हूँ। तो नेगेटिव एरिया हो गया हाफ V3 इंटू T3। अब क्या करें, अब V3 T3 का हमें कुछ ना कुछ वैल्यू डालना पड़ेगा। कैसे डालेंगे, तो चेक करो, इसका tan थीटा V3 बाई T3 10 के ही बराबर है, मतलब ग्रेविटी ही उसको नीचे ला रहा है। तो दूसरी इक्वेशन हमारी बनी, स्लोप tan थीटा का वैल्यू जो कि g के बराबर है इज इक्वल्स टू V3 बाई T3। यहाँ से हमें V3 का वैल्यू मिल गया विच इज इक्वल्स टू tan T3। अब हम उठा के यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 3000 इज इक्वल्स टू हाफ, V3 की जगह मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया tan T3
टू T3। अब देखो 10 तो लेफ्ट राइट से कट गया, ये हो गया 600 इज इक्वल्स टू T3 का स्क्वायर। तो T3 का वैल्यू आ गया 10√6। अब थोड़ा संभाल के लिखना, यहाँ पर नहीं तो गड़बड़ हुई। ये T3 कौन सा टाइम है? ये वो टाइम है जब रॉकेट मैक्सिमम हाइट से नीचे आया है, ठीक है ना। अब अगर टोटल टाइम निकालना है जर्नी का, तो टोटल टाइम ऑफ जर्नी हो गया बेटा T0, जिस दौरान वो एक्सेलरेट किया फ्यूल के कारण, प्लस T2 ग्रेविटी के कारण रिटार्ड किया, प्लस T3 अब ग्रेविटी के कारण जब ऊपर से नीचे आ रहा है। ये हुआ टोटल टाइम ऑफ जर्नी। तो T0 की वैल्यू हमारे पास थी 10 सेकंड, T2 हमने निकाला था 20 सेकंड और T3 हमारे पास आगे आया 10√6। तो 10 प्लस 20 प्लस 10√6 ये हुआ रॉकेट का टोटल टाइम। तो आंसर आया 30 प्लस 10√6। तो इतना टोटल टाइम लगा रॉकेट को फाइनली ग्राउंड पर आने में, जमीन से जाने में, जमीन पर आने में। ये वो टाइम है जितनी देर के लिए ऊपर गया, ये वो टाइम है जितनी देर में वो नीचे आया। ये अच्छी तरीके से सेट कर लेना दिमाग में, वरना कंफ्यूजन रह जाएगा। तो थोड़ा सा केयरफुली करना इसको। अब हम आते हैं रॉकेट के नेक्स्ट पार्ट पर। अब मैंने आपसे पूछा नेक्स्ट क्वेश्चन कि रॉकेट की एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड बताओ, जो भी फोर्थ क्वेश्चन था। तो एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब क्योंकि रॉकेट जहां से चला वहीं आ गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो हो गया। मतलब एवरेज वेलोसिटी अगर रॉकेट की पूछी जाए तो पूरी साइंस मत लगा देना, वहाँ एवरेज वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम यानी जीरो के बराबर आ जाएगी। अच्छा, मेरी आवाज़ थोड़ी सी गड़बड़ आ रही होगी आपको, क्योंकि मेरे को जुकाम वगैरह हो रखा है। तो 1-2 दिन में ठीक हो जाऊंगा तो आवाज़ वॉइस क्लियर हो जाएगी। तो थोड़ा 1-2 दिन आपको मैनेज करना पड़ेगा। तो एवरेज वेलोसिटी होगी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट जीरो होने से एवरेज वेलोसिटी जीरो हो गई, पर एवरेज स्पीड तो थोड़ा ना जीरो होगी। एवरेज स्पीड हो गई डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब डिस्टेंस बड़ी केयरफुली लिखना। डिस्टेंस कितना? ऊपर जाना एज वेल एज नीचे आना। ऊपर जाना तो हमने ऑलरेडी निकाल लिया था 3000, तो नीचे आना निकालने की जरूरत नहीं है, वो भी 3000 ही है। तो टोटल डिस्टेंस हो गया 6000 क्या मीटर। टोटल टाइम ये हमने ही कैलकुलेट किया हुआ है, कितना? 30 प्लस 10√6। 10 चाहिए तो उड़ा दो, तो आंसर आ गया 600 डिवाइडेड बाय 3 प्लस √6 मीटर पर सेकेंड। तो ये था फुल फ्लेश्ड पहला रॉकेट का प्रॉब्लम। मैं एक और करा रहा हूँ, आपको अच्छे से आ जाएगा। अब हम इसके अंदर कंप्रेस करते चले जाएंगे सवाल को, ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, फटाफट से इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो अब मेरा क्वेश्चन ये है, रॉकेट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूव्स अप विद एक्सेलरेशन of 10 meter per second square. After 5 seconds, its fuel gets exhausted. Then it moves freely under gravity and falls on ground. कैलकुलेट। अब मैं एक ही क्वेश्चन पूछूंगा, कौन सा? एवरेज स्पीड। हो गया ना, इस एवरेज स्पीड में सब कुछ आ गया, एवरेज वेलोसिटी में कुछ भी नहीं, वो तो जीरो आंसर है, ध्यान रखना। अच्छा चलो शुरू करते हैं। तो पहले इधर इसका ग्राफ कंप्लीट कर लो, अब तो रट गया होगा। तो वीटी ग्राफ अब हमारा बड़ा सिंपल सा, उठा करके फटाफट से खींच देते हैं इसको। ये चला रॉकेट ऊपर, अभी भी ऊपर, और अब फाइनली नीचे। तो A, B, C एंड D। अब इसकी स्कैनिंग शुरू करते हैं। तो हमें रॉकेट का एक्सेलरेशन 10 दे रखा है एंड दिस थिंग अकर्स फॉर टाइम 10 सेकेंड। तो हम पहले V0 निकालेंगे, फिर हम T2 में घुस जाएंगे। यहाँ का रिटार्डेशन भी 10 के बराबर है और यहाँ का एक्सेलरेशन भी 10 के बराबर है, और ये टाइम मैं T3 कर ले रहा हूँ, इधर का वेलोसिटी में V3। इतनी तो स्कैनिंग फटाफट से कंप्लीट कर लेते हैं। अब शुरू करते हैं हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालना। ओके, अब सबसे पहले ट्रायंगल नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। तो क्या क्या करेंगे? पहले V0 निकालेंगे, फिर T2 निकालेंगे, फिर एरिया निकालेंगे। इतना काम करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो ट्रायंगल नंबर 1 के अंदर tan θ1 जो कि हमारा 10 के बराबर है, ये हो गया V0 डिवाइडेड बाय 10। तो V0 का वैल्यू मेरे पास आ गया 100 मीटर पर सेकेंड।
तो हमारे पास रॉकेट का मैक्सिमम वेलोसिटी आ चुका 100 मीटर पर सेकेंड, ये फर्स्ट रहा। सेकंड, अब हम चलते हैं दूसरे ट्रायंगल के अंदर। इसके अंदर फिर से tan थीटा 10 के बराबर है। अब ये हो गया V नॉट डिवाइडेड बाय T2। तो V नॉट हमने ऑलरेडी निकाल लिया और T2 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये भी 10 सेकंड आ जाएगा। थर्ड स्टेप में अब हम कैलकुलेट करते हैं रॉकेट की मैक्सिमम हाइट। मैक्सिमम हाइट हो गई पॉजिटिव एरिया, और इस पॉजिटिव एरिया को निकालने के लिए हाफ इंटू बेस हो गया हमारे पास, ये भी 10 है ये भी 10 है, दैट मीन्स 20 हो गया। और हाइट हमारे पास होगी 100 मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, तो रिजल्ट आ गया 1000 मीटर। तो ये रॉकेट की मैक्सिमम हाइट आ गई। प्रोसेस समझ आ गया। अब सबसे इंपॉर्टेंट थर्ड ट्रायंगल सॉल्व करना। थर्ड ट्रायंगल के अंदर दो कंडीशंस याद रखो, एक तो ये एरिया बराबर है, दूसरा हम स्लोप लेंगे tan थीटा लेंगे। तो दो इक्वेशन बनाने का तरीका पॉजिटिव एरिया नेगेटिव एरिया इक्वल एंड tan थीटा से। तो पॉजिटिव एरिया की वैल्यू मेरे पास होगी 1000, तो मैं यहाँ लिख भी दूँ पॉजिटिव एरिया बराबर नेगेटिव एरिया। पॉजिटिव एरिया की वैल्यू 1000 हो गई एंड नेगेटिव एरिया हो गया हाफ इंटू V नॉट इंटू T नॉट, सॉरी हाफ इंटू V3 इंटू T3। अब हम स्लोप पर आते हैं। तो स्लोप जो है वो ऑलरेडी हमें पता ही है कि tan थीटा की वैल्यू 10 के बराबर है और ये इटसेल्फ हो गया V3 बाई T3। सब्स्टिट्यूट कर दो V3 की जगह, तो 1000 इज इक्वल्स टू हाफ tan T3 स्क्वायर। 10 से 10 कट गया और T3 का वैल्यू आ गया 2√2 टाइम्स 10, या फिर सिंपली लिखो tan√2। अब हमारा प्रॉब्लम कंप्लीट हो जाएगा, अब दिक्कत नहीं आएगी। तो इतना कैलकुलेशन करना पड़ता है हमें सब कुछ करने के लिए। अब एवरेज स्पीड हम उसकी निकाल के देते हैं। तो फिफ्थ स्टेप, अब हमारी एवरेज स्पीड का वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं तो V एवरेज हो जाएगा टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस हो गया पॉजिटिव ऊपर जाना प्लस नीचे आना, तो वो हो गया मेरे पास 1000। तो ऊपर का मैक्सिमम हाइट था, दैट मीन्स 2000। टोटल टाइम अब बड़ी सावधानी से जोड़ना, टोटल टाइम हो गया 10 प्लस 10 प्लस tan√2, तो 20 प्लस tan√2। इसमें से 10 कैंसिल हो गया और √2 बाहर कॉमन ले लो, तो 200 अपॉन √2 टाइम्स अंदर बचा √2 प्लस 1। अब चाहिए तो आप इसको √2 माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके ऊपर नीचे सॉल्व कर सकते हो, कैलकुलेशन का पार्ट आप कर सकते हो अपने आप। तो अब इसके बाद बस आपको कैलकुलेट करके यहाँ ऑप्शन देखना पड़ेगा क्या आंसर किस टर्म में दे रखा है। √2 से कट जाएगा तो अपना बचेगा ऊपर √2 इंटू 100, उस तरीके से आप उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो। तो अब इसके बाद बस खाली कैलकुलेशन बचती है। तो आई थिंक रॉकेट का ये सेक्शन समझ आ गया होगा। ये तो मेरे बनाए हुए प्रॉब्लम थे, अब आए हुए प्रॉब्लम देखते हैं। देखो आया हुआ ये ग्राफ का प्रॉब्लम है, ये कहता है रॉकेट इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड whose वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन द फिगर, द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। तो बस इसने मैक्सिमम हाइट पूछा, मतलब हमें यहाँ तक का पॉजिटिव एरिया इसको निकाल करके देना है। तो यार इसमें तो सभी कुछ हमें गिवन है, देखो ना, हाइट हमें गिवन है, बेस हमें गिवन है, तो कोई सरदर्दी नहीं बची। तो एग्जाम इतना आसान होता है। तो अगर हम मैक्सिमम हाइट निकालें तो वो हो गया हाफ इंटू बेस की जगह आ गया 120 और हाइट की जगह आ गया 1000। तो आंसर आ गया मेरे पास 60,000 मीटर। अब किलोमीटर में देना है तो आंसर हो गया 60 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर हो गया डी। लग गया ना आइडिया कितना आसान है। अब वो जो मैं बना रहा था वो इसलिए बना रहा था, उसके अंदर सारा कुछ कवर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। अब देखो ये सवाल कह रहा है रॉकेट इज फायर्ड अपवर्ड फ्रॉम अर्थ सरफेस सच दैट इट क्रिएट्स एन एक्सेलरेशन ऑफ कितना 19.6। अब यहाँ स्मार्टली ले लो 19.6 ये होता है ट्वाइस ऑफ जी, 9.8 का डबल है ना। तो हम इसको 2G करते हुए चलेंगे, बाद में हम उसको मॉडिफाई कर लेंगे। If after 5 seconds engine is switched off, the maximum height of the rocket from earth surface। देखो पूछी क्या मैक्सिमम हाइट, तो आराम से एक्सेसिबल है। आ जाओ तो पहले बना लेते हैं VT ग्राफ। अच्छा इसको आप खुद सॉल्व करके देखो, वीडियो रोको और फिर इसको खुद सॉल्व करके देखो, देखो आता है या नहीं आता है, ठीक है। तो VT ग्राफ अगर हम इसका बनाएं तो यहाँ A का वैल्यू मेरे पास 19.6 दैट मीन्स 2G हो गया और टाइम मेरे को दे ही रखा है 5 सेकेंड। मैक्सिमम वेलोसिटी V नॉट हो गई, यहाँ पर A का वैल्यू G के बराबर हो गया दैट मीन्स 9.8 हो गया। चलो T2 हमें और कैलकुलेट करना है। वंस यू हैव कैलकुलेटेड T2 हमारा आंसर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो पहले इस ट्राइंगल के अंदर चलते हैं और tan थीटा की आइडेंटिटी लगाते हैं। तो tan थीटा की वैल्यू हो गई V नॉट बाय 5 और वो 2G के बराबर हो गया। तो 2G इज इक्वल्स टू V नॉट बाय 5 एंड V नॉट की वैल्यू आ गई मेरे पास 10G। देखो कैसे आसान कैलकुलेशन हो गई। मैं 19.6 से मल्टीप्लाई करते रहते तो आपका टाइम खराब होता। तो 10G बाद में देख लेंगे 10G को कैसे रिप्लेस करना है, G की जगह में 9.8 डालना है, क्या करना है आगे देख लेंगे। तो V नॉट की वैल्यू मेरे पास आ चुकी है 10G। नाउ टू फाइंड आउट T2 निकालने के लिए अगेन मैंने tan थीटा 2 को यूज़ किया जो कि फिर से G के बराबर है इज इक्वल्स टू V नॉट बाई T2। यहाँ से T2 का वैल्यू आया, V नॉट मैंने 10G डाल दिया, देखो कितना आसान आ गया, 10 सेकंड G कट गया। वहीं पहले मल्टीप्लाई करते फिर डिवाइड करते टाइम खराब करते। तो T2 आ गया, T1 हमारे पास ऑलरेडी था, V नॉट हमारे पास आ गया। नाउ वी हैव टू फाइंड आउट मैक्सिमम हाइट जो कि हो गई हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस हो गया 5 और ये आया मेरे पास 10 यानी 15 और हाइट का वैल्यू मेरे पास आ गया कितना आया था 10G।
तो फाइनली ये मेरे पास आ रहा है 150, 150 का हाफ हो गया 75, तो 75 जी। अब जी की वैल्यू होती है 9.8, आप क्या करो 10 डाल दो, अंदाजा लग जाएगा ना। तो ये इसके हिसाब से 750 मीटर। अब 750 मीटर के आसपास का एक ही ऑप्शन है, टिक मारो, देख लो कहीं कैलकुलेशन भी नहीं करी और आगे बढ़ जाओ। पॉइंट समझ आ गया? ऐसे करके कैलकुलेशन मैनेज करते हैं आगे। अब ये बलून स्टोन प्रॉब्लम है। बलून स्टोन में क्या होता है, सेम तरीके का कंसेप्ट होता है। जैसे ये बलून यहाँ से फ्लाई ऑफ किया ऊपर की तरफ, इनिशियल वेलोसिटी 0 था, ये ऊपर जा रहा था विद सम एक्सेलरेशन a0। तो इसमें से कुछ देर बाद, लेट्स से दैट वही t0 टाइम बाद, बलून के पास वेलोसिटी आ चुकी है v0 की, एक स्टोन को ड्रॉप कर दिया जाता है। ये अब स्टोन आ जाता है, तो भी स्टोन ड्रॉप कर रहे हैं तो उसके पास भी तो वही वेलोसिटी होगी ना जो बलून के पास वेलोसिटी है। तो होता क्या है, इस बलून से जब हम स्टोन ड्रॉप करते हैं तो स्टोन के पास भी वही वेलोसिटी होती है जो बलून के पास होती है। तो कई बच्चे क्या सोचते हैं कि स्टोन ड्रॉप किया तो सीधे नीचे जाएगा, नहीं जाएगा, स्टोन वहां जाएगा जहां इसके पास वेलोसिटी है। यानी स्टोन जो है अपर बलून के साथ नहीं जाएगा। अब स्टोन फ्रीली अंडर, ये कलर चेंज कर दे रहा हूँ, तो स्टोन ये ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट किया, ये फ्रीली अंडर ग्रेविटी पहले ऊपर जाएगा और फिर नीचे आएगा। ऊपर जाएगा वही रिटार्ड करते हुए ग्रेविटी की वजह से, और नीचे आएगा वही एक्सेलरेट करते हुए ग्रेविटी की वजह से। तो प्रोसेस ऑल दो सेम है इसके अंदर। इसका नाम ए कर लेते हैं, इसका नाम बी कर लेते हैं, इसका नाम सी कर लेते हैं, इसका नाम डी कर लेते हैं। तो ए से बी में क्या हो रहा है, स्टोन बलून के साथ साथ जा रहा है एक्सेलरेट करते हुए। बी से सी में क्या हो रहा है, स्टोन फ्रीली अंडर ग्रेविटी रिटार्ड कर रहा है। सी से डी में वापस से स्टोन फ्रीली अंडर ग्रेविटी एक्सेलरेट कर रहा है और ग्राउंड पे टकरा रहा है। तो ग्राफ कैसा बनेगा भाई, सेम एज इट इज। तो जब आप इसका ग्राफ बनाओगे तो एज इट इज सेम ग्राफ। तो ये a0 हो गया, ये t0 हो गया। ए से बी स्टोन गया बलून के साथ, बी से सी स्टोन ग्रेविटी के कारण ऊपर जा रहा है, सी पर पहुंचा मैक्सिमम हाइट पर, एंड फिर सी से डी वो डाउनवर्ड पाथ ऑफ जर्नी कर रहा है, t3 एंड v3। अगेन वही हमारे पास दो तरीके रहेंगे, जितना पॉजिटिव एरिया होगा उतना नेगेटिव एरिया होगा, स्लोप इधर उधर का बराबर होगा। यानी यहाँ अभी ग्रेविटी के कारण ही नीचे आ रहा है। तो ये बिल्कुल एज इट इज हमारा रॉकेट वाले सवाल की तरह रहता है। तो एक मैं करके दिखा देता हूँ। तो अ मैन इन बलून इज राइजिंग वर्टिकली अप विद एक्सेलरेशन 4.9। अब 4.9 की कैलकुलेशन मैनेज करो ऐसे g/2 करके, समझ आया? तो ये जब भी 9.8, 4.9, 19.6 इन टर्म्स ऑफ g लिख लो, बच जाओगे आप कैलकुलेशन से। तो सवाल समझते हैं। तो ये कह रहा है कि पहले मैं ग्राफ बना लूं। हाँ, अब ये कह रहे हैं मैन इन बलून राइजिंग वर्टिकली विद एन एक्सेलरेशन 4.9। तो यहाँ का एक्सेलरेशन 4.9 है, सॉरी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब ये बोल रहा है रिलीजेस अ बॉल 2 सेकंड आफ्टर द बलून इज लेट गो। तो 2 सेकंड के बाद, तो t1 हो गया 2 सेकंड। तो भाई हमारा पहला काम है v0 निकालना, निकाल लेंगे। आगे फ्रॉम ग्राउंड द ग्रेटेस्ट हाइट अबव द ग्राउंड रीच। लो इसने भी पूछा हमसे सिर्फ ग्रेटेस्ट हाइट, आगे का तो कंटिन्यू ही नहीं कराया। तो ग्रेटेस्ट हाइट हो गई यहाँ तक की, तो उसके लिए हमें बस खाली t2 निकालना है। अगले पार्ट ऑफ जर्नी को आपको सॉल्व कर लो, आप एवरेज स्पीड निकाल लो, ठीक है ना। तो घर पे इसको कर लेना। तो यहाँ से पहले हम फर्स्ट ट्रायंगल के अंदर tan थीटा लगाते हैं। तो फर्स्ट ट्रायंगल का tan थीटा वो हो गया g/2, 4.9 मत डालना, g/2 ये हो गया v0/2। तो v0 की बच्चों वैल्यू हमारे पास आ गई g के बराबर। ओके, मतलब 4.9 के ही जी नहीं 9.8 के बराबर आ गई। अब हम चलते हैं सेकंड ट्रायंगल में, tan थीटा 2। अब यहाँ से मोशन ग्रेविटी के अंडर में आ गया, तो a का वैल्यू g के बराबर हो गया। v0 हम ऑलरेडी जानते थे और हमें t2 निकालना है। तो t2 का जो वैल्यू आ गया, v0 की जगह आपने g डाल दिया, t2 का वैल्यू 1 सेकंड आ गया। तो t2 1 सेकंड आ गया, t1 हमारे पास 2 सेकंड है, v0 हम जानते हैं। मैक्सिमम हाइट हमें कैलकुलेट करनी है, मैं कलर चेंज कर दे रहा हूँ सोल्यूशन के लिए। तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास होगी हाफ इंटू बेस हो गया 3, हाइट हो गया हमारा v0 के बराबर, एंड v0 का वैल्यू g है। सही है, तो इसको नियरली देख लो, 1.5 हो गया। 1.5 इंटू 10 भी कर दोगे तो 15 आएगा। तो 15 के आसपास का आंसर ढूंढते हैं इसके अंदर, और 14.7 इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया। हमने देखा कुछ नहीं किया, मैंने कैलकुलेशन को बस खाली मैनेज कर दिया एंड प्रॉब्लम को खत्म कर दिया। तो ये था बलून स्टोन का कंसेप्ट और आपका रॉकेट का कंसेप्ट। आई थिंक आपको समझ आ गया होगा। अब आप डीपीपी से इसके प्रॉब्लम प्रैक्टिस कर लो, मैंने उसके अंदर रखे हुए हैं। और अब हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो रहेगा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन का। फिर हम बाद में फिर ग्राफिकल कन्वर्जन की तरफ आएंगे। चलो, थैंक यू सो मच।